झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ा मील का पत्थर। महाराष्ट्र के पालघर में माउंटेन टनल 5 का सफल बैक थ्रू। धुले में नामांकन वापसी के आखिरी दिन सियासी बवाल। वार्ड 5 में बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। राहुल गांधी की वोट चोरी की दलील पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, पश्चिम बंगाल ममता के संरक्षण में जंगल राज। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्यवाही की खबरों पर विराम। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दी स्थिति पर स्पष्टता। भीषण ठंड को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में कक्षा 12 तक सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे आम भाषा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पहाड़ी सुरंग की खुदाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया है। ये मील का पत्थर माउंटेन टनल 5 का बैक थ्रू है। पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 माउंटेन टनल और 1 समुद्र के नीचे टनल है। इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन है। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है और मुंबई में टर्मिनल स्टेशन बीकेसी है। 3 डिपो बनाए जा रहे हैं। आमतौर पर 508 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए सिर्फ 2 डिपो की जरूरत होती है, लेकिन 3 डिपो की योजना इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि लंबे समय तक उस समय की महाराष्ट्र सरकार ने, यानी उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया था। इस वजह से अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और 1 अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में। वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इनके धुले शहर में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के दौरान सियासी माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामला धुले शहर के रामनगर पन्या टंकी स्थित वार्ड नंबर 5 के चुनाव कार्यालय का बताया जा रहा है, जहां कैंडिडेटर वापस लेने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान दोनों दलों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एनसीपी उम्मीदवार रमेश बोरसे ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार के पति ने उन पर हमला किया है। एनसीपी की ओर से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पूरे मामले का संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार के साले को गोली लगने की भी खबर सामने आई है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी भारत में लगातार चुनाव हारते हैं और फिर
बिना किसी आधार के दावा करते हैं, वो भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में जंगल राज कैसे फल फूल रहा है, हर कोई परेशान है। इसीलिए हम कहते हैं कि जंगल राज और गुंडा राज ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल ममता बनर्जी के शासन जैसा। वाली बात है, भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। कानून बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही पर स्पष्ट किया है कि उनके विभाग से कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि न तो राजस्व भूमि सुधार विभाग और न ही नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई बुलडोजर कार्यवाही की है। रहे हैं पूरी विषय को गंभीरता से लेकर के हम लोग नोटिस देंगे अतिक्रमण हटाने का, और उससे संबंधित कौन कौन लोगों की खामी गलती है, किस पदाधिकारी का उदासीनता रहा है, उसको भी हम लोग समीक्षा करेंगे। लालू यादव के हमारे विभाग से भी कोई बुलडोजर एक्शन की शुरुआत नहीं हुई है, न राजस्व भूमि सुधार विभाग का न नगर विकास विभाग का। ये दोनों विभाग से बुलडोजर एक्शन शुरू नहीं हुआ है। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, पूरी विषय को गंभीरता से लेकर के हम लोग नोटिस देंगे अतिक्रमण हटाने का, और उससे संबंधित कौन कौन लोगों की खामी गलती है, किस पदाधिकारी का उदासीनता रहा है, उसको भी हम लोग समीक्षा करेंगे। लालू यादव के हमारे विभाग से भी कोई बुलडोजर एक्शन की शुरुआत नहीं हुई है, न राजस्व भूमि सुधार विभाग का न नगर विकास विभाग का। ये दोनों विभाग से बुलडोजर एक्शन शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कड़ाके की ठंड और लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड्स के कक्षा 12 तक के सभी स्कूल्स को 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और फील्ड में जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कंबल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को खुले में सोना न पड़े और उन्हें सोने से भी रोका जाए। सभी नाइट शेल्टर में पूरी तरह व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की ठंड से होने वाली परेशानी से नागरिक प्रभावित न हो। यह कदम राज्य में ठंड की गंभीरता को देखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं को लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में राज्य की वित्तीय योजनाओं, बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रह और वित्तीय अनुशासन जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्व बढ़ाने के नए संसाधनों की पहचान की जाए और टैक्स कलेक्शन सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अलग अलग विभागों द्वारा आवंटित बजट का सही और समयबद्ध उपयोग हो रहा है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अनावश्यक खर्च पर रोक लगाई जाए और विकास कार्यों में वित्तीय अनुशासन का सख्ती से
पालन किया जाए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जानी चाहिए और केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक में आगामी बजट की प्राथमिकताओं, विकास परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन और आर्थिक विकास को गति देने वाले उपायों पर भी मंथन किया गया। इस बैठक को प्रदेश की आर्थिक नीतियों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सूरत के वेसू इलाके में हुए हाई स्पीड एक्सीडेंट में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। घटनास्थल से मिले सबूत, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच से मामला और ज्यादा गंभीर बन गया है। एक्सीडेंट में शामिल गाड़ियों के अंदर टूटे कांच और पानी की बोतलें मिली है, जो हादसे के वक्त हालात सामान्य नहीं होने का संकेत देती है। लाइव सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियां ज्यादा तेज रफ्तार से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक फुटेज में हादसे के बाद एक युवक को मौके से भागते हुए देखा गया, जिससे फरारी की आशंका मजबूत हुई। पुलिस ने BE6 नंबर की कार के ड्राइवर मंथन को हिरासत में लिया है और उससे गहन पूछताछ कर रही है, जबकि BMW कार में सवार अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले को और गंभीर बनाने वाला एंगल ये है कि हादसे में शामिल कार के ड्राइवर के शराब के नशे में होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस मेडिकल जांच और तकनीकी परीक्षणों के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि ड्राइवर हादसे के वक्त नशे में था या फिर नहीं। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होती है तो आरोपियों पर और भी सख्त धाराएं लगाई जा सकती है। फिलहाल वेसू पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कल रात को 1 बजे के आसपास वेसू के VIP रोड फायर स्टेशन के पास 3 रस्ते के पास 3 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें प्राथमिक हकीकत ये है कि रितेश पदमचंद जैन, जो अरिहंत पार्क पर्वत पाटिया में रहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ अपने दोस्त के घर वेसू में आए थे और रात को 1 बजे वो वापस आ रहे थे। तब उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को पीछे से 2 गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें एक गाड़ी थी BMW GJ05 JT 1718 और एक गाड़ी थी महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार जिसका नंबर था GJ05 JT 6667। एक्सीडेंट के दौरान जो ये रितेश भाई है, उनकी वाइफ यशाबेन को चोट पहुंची थी और उनको एप्पल हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पे उनकी सारवार चल रही है और हमने उनकी एक्सीडेंट की FIR दर्ज की है और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो महिंद्रा 6C इलेक्ट्रिक कार है, उसका जो चालक है मंथन भूपत भाई पटेल, जो वराछा का रहने वाला है, वो नशाकारक हालत में, नशा किए हुए हालत में मिला था, तो उसके खिलाफ हमने MB एक्ट 185 के तहत और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है और वो हमारी कस्टडी में है अभी और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर, दोनों गाड़ी में कितने मिले हुए हैं सर? शराब की बोतल 1 बोतल मिली है, वो महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार में से 1 बोतल मिली है हमें और इसका हमने गुना दाखिल किया है। सर, ये डूमस क्यों गए थे, क्या वजह से? वो इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। सर, ये मंथन जो है पटेल, ये क्या करता है, इसका प्रोफाइल क्या है? वो चालू है हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। अग्निमित्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डबल नौकरी का वादा किया था, लेकिन ये कहां हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 21 लाख निवेश का दावा कहां पूरा हुआ। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि राज्य में न तो पर्याप्त रोजगार मिले, न ही घर और शिक्षा व्यवस्था भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में विकास चाहिए तो TMC सरकार इसे नहीं दे पाएगी और इसके लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। नौकरी आप लोग नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर TMC लोगों को मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, रास्ता नहीं हुआ, ड्रेन नहीं हुआ, शिक्षा अवस्था पूरा खत्म हो गया है, स्वास्थ्य अवस्था खत्म हो गया। यहाँ पर मॉर्ग से आंखें, मरा हुआ लोगों का आंख निकाल के बिक्री कर दे रहे, सेल कर दे रहे। तो सब कुछ में चोरी है, दुर्नीति है। तो इसमें अभिषेक बनर्जी आप बहुत जगह जा सकते हैं, ये तो
गणतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल लोगों का ये दिमाग में बैठ गया है कि हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ये टीएमसी सरकार नहीं दे पाएंगे, एकमात्र बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी। और बांग्लादेश में जो हुआ है आज, अगर पश्चिम बंगाल के लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो डॉक्टर यूनिस कर रहे वो एक ही चीज ममता बनर्जी करने का कोशिश कर रहे। आज दीपू दास को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। हमारे सीपीएम के कैडर हरगोविंद दास, चंदन दास को सिर्फ हिंदू होने के नाते उनको मार दिया गया। नौकरी आप लोग नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर। धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। कल बीजेपी के 3 कैंडिडेट जीते थे, लेकिन आज जो नाम है वो वापस लेने का आखिरी दिन था। अब तक वार्ड नंबर 17 से एक और कैंडिडेट अमोल मसूले बिना विरोध के चुने गए हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी के 4 कॉर्पोरेटर्स चुने जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस पर रिएक्ट करते हुए मंत्री जय कुमार रावल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जिन कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा था, उन्होंने उनसे कांटेक्ट करके बताया कि वो नाम वापस ले रहे हैं। इसलिए मंत्री और जय कुमार रावल ने भरोसा जताया कि ये कैंडिडेट आज दोपहर 3 बजे तक बिना विरोध के चुने जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं मनपा चुनाव में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत कर आ रहे हैं, ये पूरे मनपा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर उसके कई कैंडिडेट्स जो हैं वो निर्विरोध चुनते हुए नजर आ रहे हैं, जो उसकी बड़ी सफलता को दर्शाता है। खबर आमोद से। आमोद की ऐतिहासिक मीनार बनी मौत की मीनार। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा। आमोद शहर के बीचों बीच टावर चौक इलाके में स्थित ऐतिहासिक मीनार आज अपनी जर्जर हालत के कारण लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन चुकी है। नगर पालिका और प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते ये मीनार कभी भी किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। हाल ही में मीनार से प्लास्टर गिरने से एक व्यापारी के घायल होने की घटना जो है वो सामने आई थी, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका ने मरम्मत या सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की बजाय केवल एक नोटिस बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बोर्ड पर लिखा गया है कि किसी भी हादसे की जिम्मेदारी खुद की होगी, जिससे नगर पालिका की संवेदनहीनता उजागर होती है। इस लापरवाही को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आमोद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष साजिद राणा ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारी किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि टावर चौक एक व्यस्त इलाका है, जहां रोजाना हजारों बच्चे, छात्र और आम नागरिक आवाजाही करते हैं। ऐसे में यह ऐतिहासिक मीनार अब शहर के लिए मौत का मीनार बनती चली जा रही है। खबर नागपुर से। आज का दिन पुलिस बल के शौर्य, अनुशासन और बलिदान को सलाम करने का दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले पुलिस बल का पुलिस रेंजिंग डे आज पूरे देश में गौरव और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस रेंजिंग डे उन वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो या फिर अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही, पुलिस बल हर मोर्चे पर दिन रात पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहता है। आज पुलिस रेंजिंग डे के अवसर पर नागपुर पुलिस की ओर से परेड, सम्मान समारोह और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की सुरक्षा ही पुलिस बल की असली पहचान है। कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस रेंजिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। महाकुंभ 2025 के बाद ये पहला बड़ा मेला होगा जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इसी बीच माघ मेले का पहला स्नान पर्व शनिवार से शुरू होना है, लेकिन संतों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा से नाराज संतों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोगों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई भी सुविधा। जमीन आमंत्रण के बाद में भी हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, इसलिए हम धरने पे बैठे थे। हंसराज जी ने आश्वासन दिया है और लिखित में भी लिखा है
कि कल तक हम आपकी हर चीज की सुविधा प्राप्त कराएंगे। हमें आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक आपका लग जाएगा, कल सुबह नहीं दोपहर तक आपका लग जाएगा। अगर नहीं लगा के देते हैं तो कल हम पुनः ही धरना में बैठेंगे और पूरे अधिकारियों को आना पड़ेगा, फिर उठेंगे ही नहीं और मेला का कल बहिष्कार भी करेंगे और अधिकारियों का पुतला भी फूकेंगे। यही ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में ही हम बैठेंगे। आज इन्होंने हमें आश्वासन दिया, इन्होंने कहा कल दोपहर तक सुबह तक हम आपका पूरा कार्य करवा के दे देंगे, संतों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हंसराज जी ने कहा है, हंसराज जी ने सारी समस्याएं थी, जमीन तो आवंटित हो गई, न छत है, न रहने की कोई व्यवस्था है। 5 तारीख से हमारा कथाएं हैं और भंडारा शुरू है और हमारा सबसे पहले 3 तारीख को पहला शाही स्नान है। और भक्तगण भी आ रहे हैं, हमारे भक्तगण से नहीं, हमारे साधु संत आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें। और हमारे नागा बाबा हैं, इनकी धूना के लिए जगह भी नहीं, कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने किया। कोई व्यवस्था ही नहीं थी अभी तक, और अगर हमको व्यवस्था नहीं मिलती तो हम पुनः। सूरत के डिंडोली इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। सूरत के डिंडोली महादेव नगर 2 नवगांव क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। मृतका कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम की छात्रा थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। परिजनों के मुताबिक घटना देर रात की है। घर वाले जब सो रहे थे तभी छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सुबह जब परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। मृतका का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का निवासी है और पिछले कई वर्षों से सूरत में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। पिता ने भावुक होते हुए बताया कि कड़ी मेहनत कर बेटी की पढ़ाई वो करवा रहे थे और उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। पिता ने समाज से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी बेटी को कोई परेशानी या मानसिक दबाव हो तो उसे अपने पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। पिता की अपील हर किसी की आंखें नम कर गई। फिलहाल युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। डिंडोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता की जांच की जा रही है। अजय ओझा। आपका रहने का कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? सूरत की? महादेव नगर 2 नवागांव डिंडोली सूरत। क्या घटना बनी थी? ऐसा तो नहीं, सुबह में सो के उठे, सब नॉर्मल ही था। सुबह में उठे तो देखे ऐसा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है माँ बाप को बताना, शेयर करना चाहिए बच्चे लोग को। कोई भी बच्चे का हो, हमारा ही नहीं, कोई भी बच्चे हो, माँ बाप को शेयर करना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तभी माँ बाप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई बात ही नहीं की? कुछ नहीं, मम्मी उसकी नहीं है, चाची है, हमें सब है। मम्मी गाँव गई थी शादी में। कितनी उम्र थी और क्या करती थी? लड़की तो 12वीं में पढ़ती थी साइंस से, उसको हम पढ़ा रहे थे, कैसे भी करके दिखता, बोली पापा डॉक्टर बनना है मुझे। ये कितने बजे हादसा बना? हादसा तो सर नहीं बता सकते, हमने 5:30 बजे देखा है। यूपी बिहार के? यूपी प्रतापगढ़। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की दूसरी पुण्यतिथि और जयंती समारोह को लेकर सुशील मोदी स्मृति शोध संस्थान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कुम्हरार से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि 5 जनवरी को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुशील मोदी की जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। संजय गुप्ता ने कहा कि सुशील मोदी ने बिहार को जंगलराज और आतंकराज से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई है और राज्य को बीमारों की श्रेणी से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने लालू यादव शासनकाल के भ्रष्टाचारों को उजागर किया, जिसके चलते उस दौर में बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। कार्यक्रम में पद्मश्री जयन, बीजेपी नेता मुकेश खेसारिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और जो लंबा संघर्ष 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज और आतंक राज के खिलाफ हुआ, उसमें और जब बिहार में विकास की गंगा बही आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आर्थिक रूप से शोध, रिसर्च और राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित करने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह 5 जनवरी को है और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम आयोजित है। उस दिन बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले शुभचिंतक
और कई रिटायर्ड पर्सन, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल सब लोग उस दिन उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ यह सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान के तरफ से हमारे जो संरक्षक हैं पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी, और आप भी दधीची देहदान समिति, विकलांग न्यास समिति और कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में आपका काम रहा है। नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं। एक राजनीतिज्ञ का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे, हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। आरएसएस की तरफ से आयोजन किया गया है। शताब्दी वर्ष के रूप में कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। सर्जन शक्ति एक विषय है संघ का, तो संपूर्ण समाज का काम है और ऐसे काम में सर्जन शक्ति ने आगे आना चाहिए। वो विषय क्या है और इससे क्या अपेक्षाएं संघ की रहती है। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक दल का काम नहीं।